नमस्कार दोस्तों, माधवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज एक नया विषय प्रारंभ हुआ है, भूगोल, जो कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों के समन्वय के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे अजय सर के साथ भूगोल एक प्रारंभिक परिचय। ये शुरू करते हैं मूल पाठ भूगोल। भारत अवस्थिति एवं विस्तार के साथ चलते हैं नमस्कार अजय सर के दोस्तों, साथ। माधवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल एक अवधारणात्मक सब्जेक्ट है। अगर हम अवधारणा करके चलते हैं तो भूगोल को बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। हम अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सर्वप्रथम भूगोल को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल से। भारत का भूगोल शुरुआत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि भारत के भूगोल के बारे में जो सामान्यतः आपको जानकारियां होती हैं, उससे हम अपनी अवधारणा को पूर्ण रूप से विकसित करके फिर इसके बाद अगर हम फिर विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी। ये जो भूगोल विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपको प्री कम मेंस में मदद करेगी। ये हर एक स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, सीजी पीसीएस, कोई भी स्टेट का पीसीएस, यहां तक कि यूपीएससी के 50 to 60% कवर करेगा। हम शुरू करते हैं भारत के अवस्थिति एवं विस्तार से। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में सबसे पहले हम भारत के थोड़ा परिचय से बात करते हैं। भारत का परिचय। भारत के परिचय में भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत के नामकरण में भूगोल का क्या योगदान है, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो भारत का सर्वप्रथम भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत का नाम पुराणों में भी उल्लेखित किया गया है। 18 पुराणों में से एक पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण में देश का नाम भारतवर्ष मिलता है। ऐसा कहा जाता है राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे देश का नामकरण हुआ और देश का नाम भारत पड़ा। अब हम बात करते हैं देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो सिंधु, यहां पे सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी, ये वाला क्षेत्र जो होता है अरब क्षेत्र कहलाता है। इसमें ईरान, इराक, काबुल, कांधार ये क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी। ये लोग व्यापार करने को उद्देश्य से जब भारत में आते हैं तो सिंधु का उन्होंने क्या किया, फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनुवाद किया और सिंधु को कर दिया हिंदू। ये यहाँ के लोग व्यक्तियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया और इनके देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब हम चर्चा करते हैं देश का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा। जब भारत में आर्यों का आगमन होता है तो वो एक क्षेत्र में न निवास करके पूरे देश में कबीलाइयों के रूप में फैल जाते हैं। आर्यों के आगमन के बारे में कोई एक मत न होकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। कोई कहता है कि ये भूमध्य एशिया से आए थे, कोई कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई कहते हैं ये भूमध्य सागर से आए थे, कोई कहता है ये भारत के श्रेष्ठ कुल के लोग थे। इनमें हर विद्वानों को अपना अपना मत प्रस्तुत किया है, लेकिन इनमें सर्वमान्य मत ये है कि ये भूमध्य एशिया से आए हुए लोग थे। तो आके भारत में पूरे देश में कबीलाइयों के रूप में फैल जाते हैं, जिसके कारण इन्हें आर्यावर्त या आर्यों का देश के नाम से भारत को जाने जाने लगा। आर्यों का देश। अब बात करते हैं यूनानियों ने क्या कहा। सिकंदर के साथ जेम्स अलेक्जेंडर इतिहासकार का आगमन होता है। उन्होंने अपने विवरण में हिंदू शब्द का हा हटाकर हिंदू का उन्होंने हा को कैंसिल किया और कर दिया हिंदू। तो यूनानियों ने क्या, हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं जैन पौराणिक कथाओं में क्या कहा गया। जैन पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं।
इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से होती है। ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से होती है। उस समय भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव ज्यादा होता था। वो फ्रांसीसी इंदू शब्द का प्रयोग करते थे। इंदू को आधार मान के अंग्रेजों ने इसे इंडिया कर दिया। तो इंडोस से और इंदू दोनों से मिलकर इंडिया बना। इंडोस, ग्रीक भाषा के इंडोस और इंदू शब्द दोनों से मिला के भारत का नाम इंडिया पड़ा। इस प्रकार जब हमारी बारी आती है, हमारी बारी कहने का मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और भाग 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार भारत का नामकरण में सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंदू से भारत का नाम इंडिया पड़ा। हम देखते हैं कि जब अरब निवासी आए तो उन्होंने फारसी में अनुवाद किया और हिंदू कर दिया। फिर उसके बाद जब यूनानी आए तो यूनानियों ने हिंदू कर दिया। यूनानियों के हिंदू शब्द को बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी प्रभाव के कारण इंडिया कर दिया। यह हुआ भारत का नामकरण। अब हम भारत के अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है। कालांतर में भूगर्भ शास्त्रियों को समुद्री यात्राएं करनी थी, इसलिए उनको उनकी दिशाओं का ज्ञान और उनकी दूरी का ज्ञान होना आवश्यक था। तो भूगर्भ शास्त्री करते क्या? तो उन्होंने पृथ्वी से इसमें ऐसा कोई बिंदु तो है नहीं कि उसकी दूरी मापी जा सके, तो परंतु इसमें 2 बिंदु दिए हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हुआ उत्तरी ध्रुव और ये हुआ दक्षिणी ध्रुव। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या किया? 2 रेखाएं खींचते हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जो अर्धवृत्त का निर्माण करती है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। जब भूमध्य रेखा और देशांतर 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। जब भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा खींच दी जाती है तो हमें एक केंद्र बिंदु मिल जाता है। यह हुआ पृथ्वी का केंद्र बिंदु। अब केंद्र बिंदु मिलने के बाद हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, जिसमें ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये केंद्र बिंदु का मान 0 0 होता है। ठीक है। तो हम जब पृथ्वी में भूमध्य रेखा खींचते हैं, ये भूमध्य रेखा खींच दी तो पृथ्वी 2 गोलार्धों में विभाजित हो गई। ये हुआ उत्तरी ध्रुव, ये उसको माफ कीजिएगा, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ नीचे वाला भाग हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे जब हम पृथ्वी में देशांतर रेखा खींचते हैं तो पृथ्वी पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पूर्वी गोलार्ध ये हुआ पूर्वी गोलार्ध और ये हुआ पश्चिमी गोलार्ध। अब जब हमको केंद्र बिंदु मिल जाता है तो हम केंद्र बिंदु को आधार मान के हम क्या करते हैं? कोण बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब हम इसमें कोण बनाना शुरू करते हैं तो 1 डिग्री का कोण ये बनता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री का कोण बनाए, 2 डिग्री का कोण बनाए, 3 डिग्री का कोण बनाए, ऐसे इधर भी बनाते, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
यहां तक जाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री एक बिंदु में आके समिट जाती है। 1 डिग्री पूर्वी कोण को 1 डिग्री पश्चिमी कोण से मिला के एक रेखा खींचते हैं। 1 डिग्री पूर्वी कोण को 1 डिग्री पूर्वी कोण को 1 डिग्री पश्चिमी कोण से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो एक अक्षांश रेखा तैयार होती है जिसको 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये क्या हुई? 1 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हम बात करते हैं फिर 2 डिग्री कोण को 2 डिग्री से मिलाते हुए रेखा खींचते हैं 2 डिग्री को। ऐसे हम पूर्व उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अक्षांश रेखाएं खींच लेते हैं। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाते हुए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाते हुए खींची गई अर्धवृत्त की रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं का केंद्र बिंदु एक ही होता है। दोनों सभी देशांतर रेखाओं का केंद्र बिंदु एक होता है। इस प्रकार देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ये हो गई देशांतर रेखा। अब हम बात करते हैं भारत कहां पे स्थित है। ये हुई अपनी पृथ्वी। पृथ्वी को हम सर्वप्रथम 2 गोलार्धों में विभाजित किए तो ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ उत्तरी, ये हुआ दक्षिणी। ये भूमध्य रेखा के द्वारा जब हम विभाजित करते हैं। जब भारत को हम देशांतर रेखा के द्वारा 2 भागों में विभाजित करते हैं तो ये हो जाता है पूर्वी और ये हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी। तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध और ये हो गया उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ये हो गया उत्तर पूर्वी, ये हो गया दक्षिण पूर्वी। तो पृथ्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। माफ कीजिए, पृथ्वी नहीं, भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यानी भारत का विस्तार कुछ यहाँ पे ऐसा है। अब हम देखते हैं भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 67 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की मुख्य भूमि है। इसके अलावा भी भारत की भूमि है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 68 और 6 डिग्री 4 माफ कीजिएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की अन्य सीमा। ये स्थल भूमि है। ये क्या है? ये एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहां से शुरू होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो शुरू होता है वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अब बात करते हैं भारत की देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरी विस्तार ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश राज्य तक है। इसको हम कैसे बोलेंगे? भारत के अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पूछा जाता तो हम बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर देशांतरी विस्तार पूछा जाता तो हम बताते कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब हम बात करते हैं इनके उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं, दक्षिणी पॉइंट को क्या कहते हैं और पूर्वी पॉइंट को क्या कहते हैं, पश्चिमी पॉइंट को क्या कहते हैं। तो उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। दक्षिणी पॉइंट में जो ये अंडमान निकोबार वाला 6 डिग्री 4 मिनट है, ये सबसे भारत का दक्षिणी पॉइंट है। इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। और सबसे पश्चिमी भारत के सबसे पश्चिमी वाले भाग को क्या कहते हैं, गौरमोता। ये गुजरात राज्य में जो है उसको गौरमोता कहा जाता है।
गौरमोता, और पूर्वी वाले भाग को इसको किविथु कहा जाता है। किविथु कहा जाता है। यह हो गया भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा किस राज्य यानी किस देश से कितनी लगती है। तो भारत की सीमा पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। माफ कीजिएगा, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर भारत की सीमा देख लेते हैं। भारत की सीमा पाकिस्तान से ये वाली सीमा साझा करता है। भारत पहले 4 राज्यों से सीमा साझा करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब बाद से भारत 3 राज्यों से केवल सीमा साझा करता है। वो 3 राज्य कौन से हैं? क्रम से हैं। ये है गुजरात, यहाँ है राजस्थान, यहाँ पे है पंजाब। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनते हैं। यहां से कुछ ऐसा है, ये है लद्दाख वाला सेक्शन, ये है जम्मू एंड कश्मीर वाला सेक्शन। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान से, फिर उसके बाद गुजरात से, गुजरात के बाद पंजाब से सीमा साझा करता है। दो लद्दाख और यूटी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं चीन से भारत कितनी सीमा साझा करता है। ये हुआ चीन। चीन से भारत कितनी सीमा साझा करता है। चीन से भारत 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 3488 में किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी से भारत सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर की नेपाल भारत से सीमा साझा करता है। नेपाल है अवस्थित कहाँ है? नेपाल यहाँ पे है, यहाँ पे नेपाल की अवस्थिति। ये हुआ नेपाल। भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो किस किस राज्य से? यूपी, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करता है। सर्वाधिक सीमा किससे साझा करता है? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान कहां पे अवस्थित है? भूटान यहां पे अवस्थित है। यह भूटान है। भूटान भारत से सीमा कितनी साझा करता है? तो भूटान मात्र 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? यहाँ पे है सिक्किम, ये हुआ सिक्किम, सिक्किम के नीचे असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं म्यांमार। ये म्यांमार की सीमा है, ये म्यांमार की सीमा है। तो म्यांमार किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है और कितनी सीमा साझा करता है? तो म्यांमार सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से। कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है उनका हम क्रम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम राज्यों से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों का याद करने का एक कोड है, अनामामी। अब बात करते हैं बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है। यह हुआ बांग्लादेश।
बांग्लादेश। बांग्लादेश किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, उसको हम रफ करेंगे। बांग्लादेश भारत से 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो किस किस? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मेघालय राज्यों से सीमा साझा करता है। यहां पे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम राज्यों से सीमा साझा करता है। और एक और देश है जो भारत से सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, वो भी लद्दाख वाले सेक्शन से। लद्दाख से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है ये हम देखते हैं। माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा भारत का मानचित्र नहीं आया। तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और ये त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। 7 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या थी 7। 2 ऐसे राज्य हैं जो भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे है मालदीव, ये है श्रीलंका। जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य क्या है, कौन से? जलीय सीमा साझा करने वाले 2 राज्य हैं। ठीक है, अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का योगदान कितना है? विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का योगदान है 2.42%। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का योगदान कितना है? विश्व की जनसंख्या में भारत का योगदान 17.5। विश्व के क्षेत्रफल में विश्व के एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थान विश्व में कौन से स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। 7 बड़े राज्यों का स्थान, सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे बड़ा रूस है। रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। इनके लिए हम एक कोड बना सकते हैं, रुकची।
अब्रा और आभा। यह हुआ भारत के अवस्थिति एवं विस्तार। थोड़ी सी हम भारत की सीमाओं के बारे में जान लेते हैं, किस देश से की सीमा को क्या कहा जाता है। तो ये जो भारत पाकिस्तान की सीमा साझा करता है, इसको कहा जाता है रेडक्लिफ सीमा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय एक बॉर्डर कमीशन गठित किया गया था। उसके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम के आधार पे सीमा का नाम पड़ा और सीमा का नाम क्या हुआ, रेडक्लिफ। ये सीमा पंजाब और बंगाल के जो हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उनके विभाजन करने के लिए कमीशन गठित किया गया था कि आप इनकी क्षेत्रों को विभाजन करिए। तो ये इधर पश्चिमी पाकिस्तान बनता है, ये पूर्वी पाकिस्तान दो बनता है। 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। अब बात करते हैं भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं। तो भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण 1914 में होता है। 1914 में तिब्बत और भारत में जो उस समय ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश प्रधान और चीन के प्रधान, तीनों के बीच एक समझौता होता है और तीनों ने एक रेखा तय की और मैकमोहन रेखा, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रेखा का नामकरण हुआ। रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ा। ठीक है। चीनी अधिकारी की, चीनी प्रधान की इसमें समझौते के बाद भी अपनी बात से मानने से इनकार कर दिया। चीन इसको अरुणाचल प्रदेश की मात्र सीमा मानता है, ना कि इसे मैकमोहन एक अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है। अब सबसे मेन बात यह है एलओसी और एलओसी क्या है। एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, माफ कीजिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा, यह है एलओसी, ये एलओसी। भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई युद्ध विराम रेखा एलओसी वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जानी जाती है। यह शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 के बाद, 3 जुलाई, पहले इसे सीज फायर के नाम से जाना जाता था। 3 जुलाई 1972 के बाद इसे एलओसी नियंत्रण रेखा के नाम से जाने जाने लगा। अब एलएसी क्या है? जो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसके विराम के पश्चात एक रेखा निर्धारित की गई जिसे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल,